अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं उन ड्रग्स की बात करूंगा जो हम पेप्टिक अल्सर डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए देते हैं एंड वो ड्रग्स जो कि हम एंटी डायरियल के तौर पे यूज़ करते हैं। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की बात करते हैं। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में क्या होता है, इसके बेसिकली कॉजेज़ क्या होते हैं। या तो अगर आपने ज़्यादा यूज़ किया हो एनसेट्स का या एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हो गया, उसके अलावा स्ट्रेस रिलेटेड अल्सर्स अगर प्रोड्यूस होते हैं तो वो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होती है, जिसमें डुओडेनल और गैस्ट्रिक अल्सर्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। अब इसकी जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट के लिए पूरी ये क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन याद रखने के लिए कुछ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स देते हैं, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर देते हैं, PPI मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन का एक एनालॉग देते हैं मीज़ोप्रोस्टोल, एंटी मस्क्रेनिक एजेंट्स भी दे सकते हैं, एंटासिड्स देते हैं और म्यूकोजल प्रोटेक्टिव बैरियर्स देते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन इसकी याद रखनी होगी। सबसे पहले हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की बात करते हैं। इसमें हम एक क्वाड्रुपल थेरेपी यूज़ करते हैं और एक ट्रिपल थेरेपी यूज़ करते हैं। क्वाड्रुपल थेरेपी में कौन से यूज़ करते हैं ड्रग्स, इनका नाम याद रखना है, बिस्मुथ सबसैलिसाइलेट, मेट्रोनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन और कोई भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, वो हम क्वाड्रुपल थेरेपी में देते हैं। वेरस ट्रिपल थेरेपी में क्या होता है, क्वाड्रुपल थेरेपी याद रखना है फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। ट्रिपल थेरेपी में हम क्या देखते हैं, कोई भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं, अमोक्सिसिलिन देते हैं, साथ में क्लैरिथ्रोमाइसिन देते हैं। लेकिन ये याद रखना कि अगर किसी पेशेंट को पेनिसिलिन एलर्जी हो, क्योंकि अमोक्सिसिलिन इस पेनिसिलिन, तो फिर हम उस पेशेंट को अमोक्सिसिलिन के बजाय मेट्रोनिडाजोल देंगे। तो क्वाड्रुपल थेरेपी और ट्रिपल थेरेपी दोनों में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूज़ हो रहा है। बस इसका याद रखना कि इसमें साथ में बिस्मुथ सबसैलिसाइलेट, मेट्रोनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन यूज़ कर रहे हैं। वेरस ट्रिपल में हम क्लैरिथ्रोमाइसिन और अमोक्सिसिलिन यूज़ कर रहे हैं। इफ़ देयर इज पेनिसिलिन एलर्जी देन हम मेट्रोनिडाजोल यूज़ करेंगे। तो अब हम इन ड्रग्स की अलग अलग से बात करते हैं। हम क्या कहते हैं, टेट्रासाइक्लिन और को तो पढ़ चुके हैं और क्लैरिथ्रोमाइसिन भी हम पढ़ चुके हैं, तो उसमें मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट पे आते हैं। सबसे पहले एक तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की ये क्लासिफिकेशन थी। H2 रिसेप्टर के जो ब्लॉकर्स हैं, हिस्टामिन ब्लॉकर्स, इसमें कौन सा आ जाते हैं हमारे पास, रेनिटिडीन, साइमेटिडीन, नाइसेटिडीन एंड फेमोटिडीन, जिसमें साइमेटिडीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेसिकली होता क्या है कि आपके गैस्ट्रिक म्यूकोजा में, स्टमक में एसिटाइलकोलिन, हिस्टामिन और गैस्ट्रिन, ये तीनों जब हॉर्मोन्स, ये तीनों जब सब्सटेंसेस अपने रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं तो ये करते क्या हैं, ये एक प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देते हैं। इस प्रोटीन काइनेज के एक्टिवेशन से होता क्या है, जो प्रोटॉन पंप होता है विच इज़ बेसिकली हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप, दैट बिकम्स एक्टिवेटेड। और इसके एक्टिवेट होने से जो हाइड्रोजन आइंस हैं वो फिर ल्यूमेन में ज़्यादा सिक्रीट होने लग जाते हैं, वेरस पोटेशियम आइंस पैराइटल सेल्स के अंदर वापस चलने लग जाते हैं। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा H+ आइंस आएंगे तो ज़्यादा गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन होगी, जिसकी वजह से ज़्यादा गैस्ट्रिक म्यूकोजा पे क्या कहते हैं, डिलीटेरियस इफेक्ट्स पड़ेंगे। तो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर क्या करते हैं, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स बेसिकली हिस्टामिन की ब्लॉकेज कराते हैं। कि इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ कि दे आर क्या कहते हैं, इसका उन्होंने ये बताया कि दे रिसेप्टर एंटागनिस्ट एक्ट सेलेक्टिवली ऑन H2 रिसेप्टर्स इन द स्टमक एंड दे कॉम्पिटिटिवली एंटागोनाइज द हिस्टामिन, और जो कि रिवर्सेबल होता है, तो हिस्टामिन के ब्लॉकर्स होते हैं। ये एग्जांपल्स आ जाती हैं। और इसकी थेरेप्यूटिक यूजेस क्या हैं, थेरेप्यूटिक यूजेस यही है कि पेप्टिक अल्सर्स हो गए, जिसमें डुओडेनल गैस्ट्रिक अल्सर्स आ गए, स्ट्रेस की वजह से जो अल्सर्स प्रोड्यूस होते हैं वो, और साथ में जो एक कंडीशन होती है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज जिसे जर्ड कहते हैं, उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी ये वाली H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स यूज़ होते हैं। इनके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं, जो कि ज़्यादातर साइमेटिडीन के देखे गए हैं कि वो साइमेटिडीन कैन कॉज गायनिकोमेस्टिया एंड गैलेक्टोरिया, क्योंकि इट एक्ट्स एज अ नॉन स्टीरॉयडल एंटी एंड्रोजन। उसके अलावा कन्फ्यूजन भी हो सकती है, ऑल्टर्ड मेंटेशन भी हो सकती है, जो कि यूजली एल्डर पेशेंट्स में देखी जाती है, जिनको हम इंटरवीनियस एडमिनिस्ट्रेशन करें। एंड दे कैन ऑल्सो रिड्यूस द, अच्छा बेसिकली अब H2 रिसेप्टर कर क्या रहे हैं कि वो एसिड की सिक्रीशन को इनहिबिट कर रहे हैं। तो ये वाले क्या करा सकते हैं, ये वाले ड्रग्स बेसिकली दे कैन रिड्यूस द एफिकेसी ऑफ दोज ड्रग्स विच रिक्वायर एन एसिडिक एनवायरनमेंट फॉर एब्जॉर्प्शन, जिस तरह कीटोकोनाजोल। जब तक एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं होगी तो कीटोकोनाजोल एब्जॉर्ब नहीं होगा। और साथ में ये इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये डिफरेंट ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर सकते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आती है वो वारफेरिन, जो कि हर जगह हम लगा सकते हैं। फिर आते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स क्या हैं, यहाँ पे वो एक्ट करते हैं कि बेसिकली दे इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ H+ इन द ल्यूमेन ऑफ स्टमक एक्शन। इसमें एग्जांपल्स हैं वो सारे प्रोजोल्स होते हैं। ओमिप्रोजोल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओमिप्रोजोल के अलावा लेंसोप्रोजोल है, डेक्सलेंसोप्रोजोल है, रेबिप्रोजोल है, पेंटोप्रोजोल है, एसोमिप्रोजोल है, कि दे आर, अच्छा इनको हम एंटेरिक कोट करके देते हैं। एंटेरिक कोट करके क्यों देते हैं, ताकि ये स्टमक के म्यूकोजा में डिस्ट्रॉय ना हो। तो ये डुओडेनम में जाते हैं, डुओडेनम में जाके एक्टिवेट होते हैं। एक्टिवेट होने के बाद ये करते क्या है, ये जो पैराइटल सेल्स हैं वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद ये कन्वर्ट होते क्या, ये अपने एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होते हैं और दे फॉर्म अ स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase एंजाइम एंड दैट्स हाउ दे इनहिबिट बोथ बेसल एंड स्टिमुलेटेड गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बाय मोर देन 90%। इनका थेरेप्यूटिक यूज़ क्या है, थेरेप्यूटिक यूज़ ये है कि इनको हम जर्ड की ट्रीटमेंट में, पेप्टिक एक्टिव डुओडेनल अल्सर्स की ट्रीटमेंट में, इरोसिव इसोफेजाइटिस की ट्रीटमेंट, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, एनसेट इंड्यूस्ड अल्सर्स, स्ट्रेस अल्सर्स
और एच पाइलोरी की ट्रीटमेंट में दे सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स ये होते हैं, एडवर्स इफेक्ट्स ज़्यादातर ये कि वेल टॉलरेटेड होते हैं, लेकिन एडवर्स इफेक्ट्स ये कि जस्ट लाइक H2 रिसेप्टर्स ये भी कुछ इस तरह P2C19 एंजाइम है, कुछ एंजाइम्स को इनहिबिट कर सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो जाएगा, जिस तरह क्लोपिडोग्रिल की इफेक्टिवनेस को डिक्रीज कर सकते हैं। उसके अलावा ये देखा गया कि अगर हम इनको 1 साल से ज़्यादा यूज़ करें तो देन दे कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स, और साथ में ये है कि ये विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देते हैं, क्योंकि स्टमक में एसिड कम होता है। जब विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट आएगा तो उसकी वजह से इट कैन लीड टू पर्निशियस एनीमिया। बाकी कैल्शियम कार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन को भी टू सम एक्सटेंट कम कर देते हैं। उसके अलावा जो साइड इफेक्ट देखा गया है वो है हाइपोमैग्नीसीमिया, इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ निमोनिया एंड डायरिया एंड कोलोस्ट्रीडियम डिफिसिल कोलाइटिस। ये कुछ एडवर्स इफेक्ट्स हैं जो कि आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं, जो कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से देखे जाते हैं। अब हमारे थे प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। प्रोस्टाग्लैंडिन का बेसिकली यहाँ पे ये कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 क्या कर रहा होता है ये हम देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव साइन है। ये बेसिकली इनहिबिट कर रहा होता है प्रोटीन काइनेज की सिंथेसिस को, ताकि आपकी ये वाला जो प्रोटॉन पंप है एक्टिवेटेड ना हो। तो प्रोस्टाग्लैंडिन बेसिकली प्रोटेक्टिव फंक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन अगर प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस सही से ना हो रही हो तो फिर हम क्या देंगे, फिर हम देंगे मीजोप्रोस्टोल। मीजोप्रोस्टोल क्या है कि ये वही उसी का एनालॉग है प्रोस्टाग्लैंडिन E का, और ये करता है क्या है कि इट इनहिबिट सेक्रीशन ऑफ एसिड एंड स्टिमुलेट सेक्रीशन ऑफ म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट। ये एनसेड इंड्यूस गैस्ट्रिक अल्सर्स को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, लेकिन इसका याद रखना है कि ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड। प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड इसलिए क्योंकि इट कैन स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस विच कैन कॉज मिसकैरेज एंड इट कैन ऑल्सो कॉज डोज रिलेटेड डायरिया। फिर आते हैं एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या होते हैं, बेसिकली ये वीक बेसिस होती हैं जो कि गैस्ट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाती हैं और सॉल्ट बनाती हैं और गैस्ट्रिक एसिडिटी को डिमिनिश कर देती हैं। इसमें हमारे पास 3 आते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। थेरेप्यूटिक यूजिंग का यही है कि सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए दिए जाते हैं, पेप्टिक अल्सर डिजीज के सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए, हार्ट बर्न और जर्ड को भी सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए दिए जाते हैं। और बेहतर ये होता है कि हम इनको खाने के बाद दें। जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं उनके लिए बेस्ट ये होता है कि उनको हम खाने से पहले दें, खाने से आधा घंटा या 45 मिनट्स पहले दें, और इसकी एग्जांपल राइजिक की आ जाती है। एंटासिड्स की जिसकी एग्जांपल म्यूकेन की आ जाती है, ये भी यूजली खाने के बाद देने चाहिए। थेरेप्यूटिक यूज़ इनका ये। और जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट कैन ऑल्सो भी यूज्ड एज कैल्शियम सप्लीमेंट्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। एडवर्स इफेक्ट क्या है, एडवर्स इफेक्ट ये याद रखना है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कॉन्स्टिपेशन कराता है, वेरस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डायरिया कॉज कराता है। उसके अलावा कुछ म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स होते हैं। म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स प्रिवेंट म्यूकोजल इंजरी, दे रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड दे हील द एग्जिस्टिंग अल्सर्स। इसमें 2 आ जाते हैं, बिस्मथ सबसैलिसाइलेट। बिस्मथ सबसैलिसाइलेट हमने देखा क्वाड्रुपल थेरेपी में यूज़ हो रहा था, एच पाइलोरी की, कि इट इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ पेप्सिन, इट इंक्रीजेस सिक्रीशन ऑफ म्यूकस एंड इट इंटरैक्ट्स विद ग्लाइकोप्रोटीन्स इन नेक्रोटिक म्यूकोजल टिश्यू टू कोट एंड प्रोटेक्ट द अल्सर। और दूसरा आ जाता है सुक्रेल्फेट। सुक्रोल्फेट क्या, सुक्रोल्फेट बेसिकली एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सल्फेटेड सुक्रोज का वो है कॉम्प्लेक्स है। ये करता है कि इट बाइंड्स टू पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप्स इन प्रोटीन्स ऑफ बोथ नॉर्मल and necrotic mucosa and it creates a physical barrier which protects the ulcer from pepsin and acid allowing the ulcer to heal। ये duodenal ulcers और stress ulcers की ट्रीटमेंट में दिया जाता है। So that was all related to your क्या कहते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के ड्रग्स। अब हम पढ़ते हैं एंटी डायरियल। जो एंटी एमेटिक्स हैं ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ये सारे एंटी एमेटिक्स। अब हम आ जाते हैं एंटी डायरियल पे। एंटी डायरियल की 3 क्लासेस हैं जो कि याद रखनी, 3 क्लासिफिकेशन। इसके लिए टेबल भी याद रख सकते हैं, एंटी मोटिलिटी एजेंट, एडजॉर्बेंट और एजेंट्स विच मॉडिफाई फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्ट। होता क्या है कि डायरिया में हमें पता है कि डायरिया में जो हमारा पेरिस्टाल्सिस है वो बहुत इंक्रीज़ हो चुका होता है, तो एंटी मोटिलिटी एजेंट्स देते हैं जो कि उसकी पेरिस्टाल्सिस को कम कर सकें। उसमें 2 आते हैं, लोप्रामाइड और डायफेनॉक्सिलेट। ये क्या करते हैं कि दे आर बेसिकली एनालॉग्स ऑफ मेपेरिडीन एंड दे हैव ओपियोइड लाइक एक्शंस ऑन द गट। तो ओपियोइड लाइक एक्शंस क्या होते हैं कि दे एक्टिवेट प्री साइनेप्टिक ओपियोइड रिसेप्टर्स इन द डायरेक्ट नर्वस सिस्टम विच इनहिबिट एसिटाइलकोलिन रिलीज एंड इट डिक्रीजेस पेरिस्टाल्सिस। और इसका याद है कि दे लैक एनाल्जेसिक इफेक्ट्स। वैसे तो ओपियोइड्स में एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है, लेकिन दे आर ओपियोइड लाइक ड्रग्स हैं, तो दे लैक एनाल्जेसिक इफेक्ट। लोप्रामाइड देखा गया कि वो ज़्यादातर एक्यूट डायरिया और ट्रैवलर्स डायरिया में दिया जाता है। और इनसे रिलेटेड जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं, एडवर्स इफेक्ट ये कि ये टॉक्सिक मेगा कोलोन करा सकता है, तो इट शुड नॉट बी, सो दीज ड्रग्स शुड नॉट बी यूज्ड इन यंग चिल्ड्रन और इन पेशेंट विद सिवियर कोलाइटिस। फिर आते हैं एडजॉर्बेंट्स। एडजॉर्बेंट्स में भी 2 हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मिथाइल सेलुलोज। ये क्या कराते हैं कि दे एड्जॉर्ब इंटेस्टाइनल टॉक्सिन्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड और बाय कोटिंग और प्रोटेक्टिंग द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा।
उसकी प्रोटेक्शन कराते हैं बाय एब्जॉर्बिंग इंटेस्टाइनल टॉक्सिन्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंड लास्ट जो ड्रग्स आते हैं विच मॉडिफाई फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्ट, उसमें अगेन बिस्मथ सबसैलिसाइलेट जो कि हमने अभी देखा कि म्यूकोजा की प्रोटेक्शन में भी आ रहा था कि दे डिक्रीज फ्लूइड सिक्रीशन इन द बाउल। इससे रिलेटेड एक एडवर्स इफेक्ट देखा जाता है विच इज़ ब्लैक टंग या ब्लैक कलर्ड स्टूल्स। सो दैट वॉज इट। आई होप इजीली समझ में आ गया एंड थैंक यू।